हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण और भारत में तुर्कों का स्थापना से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। मोहम्मद गौरी गजनी से आए हुए गजनवी और उनके बाद एक उत्तराधिकारी समझ लीजिए कि मोहम्मद गौरी जो ससवनी वंश के शासक के भाई थे, यानी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे जो ससवनी वंश से संबंधित थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने की इच्छा दो कारणों से जाहिर किया। दो प्रमुख कारण थे जो मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किए। पहला कारण तो ये था कि उत्तर में ख्वारिज्म यानी कि अफ़गानिस्तान में गजनी के पास में यहाँ पे जो वंश है ये है ससवनी वंश, और इधर है ख्वारिज्म के शाह। और इधर हैं मंगोल। यानी कि जो गजनी है, यानी जहाँ पे मोहम्मद गौरी के भाई शासन कर रहे हैं, इधर ताकतवर शासक इधर अगर बढ़ते हैं तो ताकतवर शासक है ख्वारिज्म के शाह हैं। उत्तर में जाएंगे तो बंजर है, कुछ पाएंगे नहीं, और ऊपर से मार खाएंगे, जो दूसरी बात है। इनके पास विकल्प बचता है कि ये भारत में प्रवेश करें। दूसरी बात कि जो पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत में पहले इनके पूर्वज यानी गजनवी ने जीता था, और जो कि ये गजनवी के काफ़ी शत्रु रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जो मोहम्मद गजनी थे, गजनी के उत्तराधिकारी के रूप में शासन कर रहे थे कुछ लोग, तो उसे जीतना था। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इधर से मुल्तान को जीता। मुल्तान को पहला आक्रमण 1175 में इन्होंने किया। मुल्तान को जीतने के बाद 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण था मोहम्मद गौरी का ये प्रथम आक्रमण था। और 1175 के प्रथम आक्रमण में वो मुल्तान को जीत लेते हैं। अब जब मुल्तान को जीत लेंगे तो आगे बढ़ करके वो कहाँ बढ़ेंगे? भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। और भारत जो कि ये गुजरात का जो पार्ट है, ये यहाँ पे मूलराज द्वितीय गुजरात पे शासन कर रहे हैं। कहा जाता है कि यदि आप छोटे छोटे रेवड़ी फोड़ते चले आए हैं और उसके सनक में यदि आप पत्थर या डली तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसी आवेग में नहीं टूटेगा। मोहम्मद गौरी को लगा कि हमने मुल्तान खा लिया तो अब इसी बहाने जो गुजरात भी आगे खा लेते हैं। देखिए, भूल गए
कि भारतीय अगर एक हो गए होते तो किसी विदेशी की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ प्रवेश कर पाता। हर एक भारतीय अकेले अकेले इतना ज़्यादा इनको लड़ाई में पराजित करके तवज्जो दिया। यदि सब एक हो गए होते तो इन लोगों को नस्ता नाबूद कर देते और पूरा कब्जा भारत का होता। लेकिन कहते हैं कि एकता तृष्णा के कारण, ईर्ष्या के कारण नहीं हो पाती है। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान में करके 1175 में मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद में वो बढ़ते हैं आगे, 1178 में गुजरात पे आक्रमण करते हैं। अब गुजरात पे जब आक्रमण करते हैं तो वहाँ के शासक जो मूलराज हैं वो स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। ये मुल्तान जीत चुके थे और यहाँ पे ये गुजरात है और यहाँ पे मूल राज द्वितीय शासन कर रहा था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का गुजरात पे आक्रमण होता है। क्योंकि अब ये मुल्तान के पास है तो आक्रमण यहाँ से करना आसान हो गया। लेकिन ये जैसे ही गुजरात में आक्रमण करते हैं, मूल राज द्वितीय इनको पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद में गोरी को बंदी बना लेते हैं। मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेते हैं। फिर यही गलती देखिए क्या करेंगे, भारतीय राजाओं की उदारता का लाभ जो है किसी ने उठाया है तो इस्लाम ने उठाया है। इस्लाम कह सकते हो, विदेशी आक्रमण कह सकते हो। इनको बंदी बना लेते हैं। अगर बंदी बनाए थे उसी समय इन्हें मार दिए होते तो दोबारा आक्रमण नहीं होता। लेकिन क्या है कि भारतीय निहत्थों पे वार नहीं करते। इनकी संस्कृति है, इनकी कल्चर, इनका व्यवहार, इनका सदाचार इसे कभी अलाउ नहीं करता कि निहत्थे को मारा जाए। इन्होंने गोरी को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये वापस जाते हैं फिर कहाँ, अपने शासनकाल में आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में इन्होंने सोचा कि भारत को इधर से जीतना कठिन है। अब वो पंजाब के रास्ते से भारत को जीतेंगे। पंजाब में छोटा सा पार्ट था जहाँ पे गजनी के वंशज राज कर रहे थे, उसको पहले जीत के अपने मिला लिए। अपने में मिलाने के बाद में अब वो फिर बढ़ते हैं तो यहाँ पे शासन कर रहे हैं चौहान राजा, इधर शासन कर रहे हैं और अन्य राजा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सबसे ताकतवर राजाओं में उस समय थे। मूलराज से भी ताकतवर थे। मूलराज ने तो गोरी को बहुत तेजी से पराजित करके बंदी बनाया और छोड़ दिया, और वही गलती फिर दोहराई जाएगी। कहते हैं अगर एक बार गलती की जाए तो गलती, और बार बार गलती की जाए तो मूर्खता होती है। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे विदेशी आक्रमण का, विदेशियों का चाल नहीं समझ पा रहे थे। अब मोहम्मद गोरी बढ़ता है। तराइन के मैदान में पहला युद्ध होता है 1191 में। यानी 1191 में जब वो बढ़ता है तब चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सोचा कि ये छछुंदर हमको क्या मारेगा, इसको हम देख लेते हैं। ये अब पहले ही सेना लेकर के भटिंडा में पहुंच गए। भटिंडा के पास पहुंच करके पृथ्वीराज ने अपनी सेनाओं को खड़ा कर दिया। आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, भारत में प्रवेश करोगे। मोहम्मद गोरी पहुंचते हैं
और गौरी को महोदय को पराजित कर दिया जाता है पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। और पराजित करके वो गिरा देते हैं, पृथ्वीराज के हाथ में तलवार होता है और नीचे गौरी पड़े होते हैं, लेकिन गौरी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता है। तो पृथ्वीराज छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, दोबारा हिंदुस्तान में दिखाई मत देना। और इस हार से मोहम्मद गोरी बहुत आहत हुआ कि 2 बार पराजित हुआ और दोनों बार उसे छोड़ दिया गया। कहा गया है कि यदि किसी को ना मारो तो ना मारो, यदि मारो तब 1-2 तमाचा मार के नहीं छोड़ना चाहिए, प्यार से नहीं मारना चाहिए, या तो मार दो या तो छो ना। इन लोगों ने एक घायल सांप की भांति मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी इस हार को सह नहीं पाया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गोरी जब वापस लौट करके अपने वतन जाता है तो पूरे साल वो ना तो सही से खाना खा पाता है, ना तो खाना खाता है, ना वह किसी के प्रति ध्यान रखता है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि स्त्रियों से भी उसका मोह भंग हो गया था। मतलब एक बर्बर व्यक्ति स्त्री से मोह भंग कर ले, लेकिन इतिहासकार कहते तो मानते हैं इनको फिलहाल हटाओ, इसलिए इसको कोई पुत्र नहीं था। पूरे साल इसने अपनी सेना को तैयारी में लगा दिया और इधर पृथ्वीराज दम्भ भर रहे थे, अपने लोगों को मार रहे थे। ये जयचंद की पुत्री को उठा लाएंगे और राजाओं को मारेंगे, परमर्ददेव को मारेंगे, आल्हाउदल को मारेंगे, एक एक महारथी को मारते जा रहे हैं। ये इसी में खुश हैं। छोटे छोटे मक्खियों को मार करके इनको लगता है ये वीर हैं, और जो कि वीर थे लेकिन इनको मारने से अच्छे संबंध बना के एक कर लिए होते तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जब पृथ्वीराज नहीं टालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। सेना को मजबूत किए मोहम्मद गोरी और इतना सशक्त सेना बनाए कि उन्होंने अपने सेनापतियों में अलग अलग योद्धाओं को मुख्य सेनापति खारबक, खरमेल, इलाह, मुकलबा, ऐबक, एलदौज, कुआचा, ये ऐसे सेनापति थे कि इनके अंडर में कम से कम माना जाता है कि 10-10 हज़ार की सेनाएं थीं। 10-10 हज़ार की सेनाएं कि इन लोगों के नेतृत्व के अंतर्गत थी, और साथ ही साथ गोरी के नेतृत्व में माना जाता है 1 लाख से ज़्यादा सेनाएं थी। और सब के सब इतने सशस्त्र रूप से तैयार किए गए थे कि किसी भी रूप में इन्हें जीतना था और भारत को रौंदने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। ये फिर चलते हैं 1192 में। प्रतिशोध, बदला, जब भावना आ जाए मर मिटने की तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति मोहम्मद गोरी ने बना लिया था। उन्हें हिंदुस्तान के 2 राजाओं के द्वारा मिली हुई हार, और हार ही मिली थी, उसका कोई उनको वो नहीं। एक वीर यदि छोड़ दिया जाता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। वीर की स्थिति यह होती है कि उसे वीर गति प्राप्त हो, और यदि वीर गति प्राप्त नहीं होती है और ये उसको जीवन दान दे दिया जाता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो बदले के आग में उसे अपना जीवन भीख लगने लगता है। चाहे वो रावण हो और चाहे गोरी। गोरी अपने देश सेवा के लिए कुछ भी करे, देश सेवा के रूप में, देशभक्त के रूप में, बहुत अच्छा शासक के रूप में कार्य करता था। उसने अपने जनता के लिए अच्छा कार्य किया, और एक राजा का दायित्व भी होता है कि राज का विस्तार करे। गोरी को मूल राज के द्वारा और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, दोनों के द्वारा निहत्थे होने के कारण छोड़ दिया गया था। और ये इनकी उदारता थी।
लेकिन इस उदारता को गौरी सह नहीं सका। इसने इसका फायदा उठाया और इतना बर्बर हो गया कि माना जाता है कि 2 से 2.5 लाख की सेना उसने तैयार किया था और सब के सब ऐसे थे कि सब ने केवल युद्ध करना, जीना या मरना, ऐसी स्थिति से वो आए थे और आकर के तराइन के मैदान में 1192 में खड़े हो गए और अपना एक दूत भेजते हैं पृथ्वीराज के दरबार में और पृथ्वीराज से कहते हैं कि हमारे आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए और हमसे माफ़ी मांग लीजिए और इस्लाम को कबूल कर लीजिए। पृथ्वीराज उनके दूत को मार देते हैं, मरवा देते हैं और दम्भ स्वर में कहते हैं कि मैंने तुझे मना किया था कि हिंदुस्तान में मत आइएगा। नागार्जुन की एक मूवी है, साउथ के एक्टर है नागार्जुन, उनकी मूवी है डॉन। उसमें एक पाकिस्तानी आता है और उसे वो कहते हैं मैंने तुझे मना किया था कि हिंदुस्तान जैसे देश में दोबारा मत आइएगा, पता नहीं तुम्हारे जैसे नापाक लोग पाकिस्तान जैसे पाक ज़मीन पे कैसे पैदा हो गए। तो ये जो डायलॉग है यहाँ पे लागू होता है। पृथ्वीराज तृतीय ने कहा मैंने तुझे मना किया था कि हिंदुस्तान मत आइएगा, लेकिन दोबारा आने की जुर्रत किए हो, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये भूल गए थे कि तुम पूरे साल एंजॉय किए हो, छोटे छोटे राजाओं को मारे हो और वो पूरे 1 साल केवल तुझे मारने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर रहा था। और इधर तुमने आल्हा उदल बहुत बड़े योद्धा थे, कहा जाता है एक भाला से 10-10 लोगों को एक साथ मार दिया करते थे। परमर्दिदेव के सेनापति थे, बुंदेलखंड में इनका राज हुआ करता था। उधर जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठा लाए थे। अब किसी की लड़की को ले आओगे उठा करके, वो भी बेइज्जती करोगे तो तुम्हें कहाँ साथ देगा। किसी भी राजा का साथ ही नहीं मिलने वाला था नहीं। और यही गलती थी कि आपस में ये लोग इतना लड़े कि मोहम्मद गोरी ने पूरा फायदा उठाया और तराइन के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। पृथ्वीराज के सेनापति कितने हैं? मुख्य 3 सेनापति, गोविंद राय, खांडे राय और बरमसा रावल। कहा जाता है कि पहली ही टुकड़ी में गोरी के 6 टुकड़ियां, 10-10 हज़ार की 6 टुकड़ियां, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टुकड़ी ये अभी रिजर्व में चल ही रही थी। मोहम्मद गोरी सामने थे और मोहम्मद गोरी की 1 टुकड़ी केवल 7 टुकड़ी प्लस मोहम्मद गोरी का नेतृत्व 8 टुकड़ी में माना जाता लगभग 2 लाख की सेना और मात्र 1 टुकड़ी ही आगे बढ़ी थी कि गोविंद राय की सेना को मार के गोविंद राय मार दिए गए। पृथ्वीराज का 1 हाथ कट गया और कहा जाता है कि एक टुकड़ी तो लड़ ही रहा था कि दूसरी टुकड़ी पे 1 टुकड़ी इधर से और 1 टुकड़ी इधर से हावी हो गई और खांडे राय मार दिए गए। पहले गोविंद राय और फिर खांडे राय ये मार दिए गए। इनकी सेना में हलचल हुआ और सारे सेनाओं को मार दिया गया। कहा जाता है यदि आपका सेनापति नहीं रहता है, युद्ध में सेनापति को देख के जोश आता है। जैसे अगर आपके साथ आपके बड़े भाई या आपके पिता हैं तो आपका उत्साह दुगना होता है, यदि वो नहीं है तो उत्साह ठंडा होता है। तो सेनापति एक पिता एक बड़े भाई की भांति होता है। गोविंद राय मारे गए, उसकी सेना मार दी गई। खांडे राय मारे गए, उनकी सेना मार दी गई। अभी 4 रिजर्व सेना प्लस मोहम्मद गोरी सामने खड़े ही हैं। अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? पृथ्वीराज तृतीय का आगे आए और बरमसा रावल का पता ही नहीं चला कि वो किससे युद्ध के क्या हुआ और तब तक गोरी का आक्रमण होता है और पृथ्वीराज गिर के यानी कि वो भागने लगते हैं। उनको जब आभास होता है कि हमारे गोविंद राय और खांडे राय मार दिए गए हैं
तब पृथ्वीराज तृतीय भाग खड़े होते हैं। जब पृथ्वीराज तृतीय भाग खड़े होते हैं तो सिरसा के पास, हरियाणा में एक है, हिसार जिला में पड़ता है, उस समय वर्तमान का हिसार जिला है, वहाँ पे भाग जाते हैं और फिर उन्हें जाके मोहम्मद गोरी को पकड़ा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहीं पे किदंती, ये कहा जाता है कि 4 टुकड़ियों ने तो युद्ध किया ही नहीं मोहम्मद गोरी के, मात्र 3 टुकड़ियों ने ही उनको परास्त कर दिया और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के पक्ष में गया और पृथ्वीराज तृतीय मार दिए गए। अब यहाँ पे किदंतियाँ हैं। किदंतियाँ क्या हैं? पृथ्वीराज तृतीय पकड़े गए, यानी कैद कर लिए गए। अब चंद्रवरदाई, इन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि भी थे। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को कैद किया गया और कैद करके गजनी लाया गया, और गजनी में जब विजय उत्सव मनाया जा रहा था और जो कि पृथ्वीराज तृतीय को अंधा कर दिया गया था, दोनों आंखें फोड़ दी गई थीं, तब पृथ्वीराज रासो ने एक श्लोक के माध्यम से कहा कि कुछ गज के दूरी पर दाहिने हाथ पर मोहम्मद गोरी बैठा है, आप शब्द वेदी बाण चलाइए, उन्हें मार दीजिए। और वहीं पे पृथ्वीराज तृतीय शब्द वेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। बाद में वहाँ के लोगों ने पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रवरदाई दोनों को मार दिया। ऐसा तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया है। लेकिन अब पृथ्वीराज रासो की ये किंवदंती बाद में अगर वहाँ मार दिए जाते हैं, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गोरी खोखरों के द्वारा मारे जाते हैं 1205 ईस्वी में। अब क्या सत्यता है, ये ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह का शब्द वेदी बाण उन्हीं के दरबार में जो बर्बर लोग हैं, इतना मौका वो नहीं देते हैं। हो सकता है कैद किए हों और वहीं पे इनका मार करके ख़त्म कर दिए हों, क्योंकि वो इतना मौका नहीं देते, वो तुर्क हैं, इस्लाम में मौका देने का चांस नहीं होता है। और यहीं पे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। अब जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कन्नौज के शासक जयचंद। ये इतना खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने गोरी को मदद किया था चुपके से, इसीलिए कहा था तुम तो जयचंद हो गए। गोरी की मदद की थी, और जो कि पृथ्वीराज से सीधे ये नहीं लड़ सकते थे, तो बदला लेने के लिए गोरी को गुप्त सूचनाएं भी इन्होंने दिया था। लेकिन ये भूल गए कि यदि अपनों को तुम सहयोग ना कर सको तो उनके खिलाफ भी किसी साजिश में ना जाओ। यदि तुम अपने के नहीं हुए तो बक्से तुम भी नहीं जाओगे। मोहम्मद गोरी ने बात समझ लिया था कि अभी जब सब अलग अलग हैं तो बारी बारी से एक एक को तोड़ो और फिर मरोड़ो और फिर जीत करके राज करो। यही पॉलिसी अंग्रेज़ों की भी रहेगी। अब जयचंद को लगा कि पृथ्वीराज को पराजित कर दिया गया है और गोरी को मैंने मदद किया है, वो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये भूल गए कि वो हिंदुस्तान के हिंदू शासक नहीं हैं कि जुबान दे दिए तो दे दिए। वो तुर्क हैं, बर्बर हैं, जनजातीय हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने हिंदुस्तान के नहीं हुए तो हमारा कैसे होगे। तो इन्होंने कहा कि महोदय, मैंने तो आपकी मदद किया था, अब आप तो मतलब हम ही पे। बोले तुमने मदद मेरा नहीं किया था, तुम हमारे माध्यम से अपने लोगों को मरवाना चाह रहे थे, और जब तुम अपने नहीं हुए,
अपनी जान बचाने के लिए, बदला लेने के लिए अपने लोगों को हमसे मरवा सकते हो, तो ज़रूरत पड़ने पर तुम हमको भी किसी के हाथों मार खिलवा दोगे। अब इनको समझ में आया कि मैंने क्या गलती कर दी। गंगा यमुना के दोआब के पास में कन्नौज में शासन था और एक बड़ा क्षेत्र था। ताकतवर शासक के रूप में जयचंद माने जाते थे, लेकिन कन्नौज एक ऐसा राजधानी स्थल था जिसे वर्तमान दिल्ली, कभी समय था कलकत्ते का। गौरी ने आक्रमण इन पे भी कर दिया और 1194 में जयचंद को पराजित कर दिया। और जब जयचंद को पराजित किया तो हिंदुस्तान के अन्य शासक देखते रहे। यहाँ पे अस्तित्व समाप्त हो चुका था, नहीं अभी गुजरात बचा हुआ है। चौहानों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। यहाँ पे भाई इनके अभी हमीरदेव ये सब उठेंगे फिर बैठेंगे, बाद में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और शासकों ने इनका इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि सबको आभास था कि इन्होंने गुप्त जानकारी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में गौरी को दिया है। जयचंद पराजित हो जाते हैं और कन्नौज में गौरी क्या करते हैं, दो काम करते हैं। जब कन्नौज जीत लिया जाता है तो ये तुर्कों के लिए बहुत बड़ा उत्साह होता है। हिंदुस्तान का लगभग 1/3 भाग जीत चुके होते हैं। जब ये कन्नौज जीतते हैं, जीतने के बाद में वहाँ पे विजय उत्सव मनाया जाता है और गौरी वहाँ पे सिक्के ढलवाते हैं। और जब गौरी सिक्के ढलवा रहे होते हैं, विजय उत्सव मना रहे होते हैं, तो गौरी का एक दास, बहुत छोटा दास, कोई नाम नहीं, गुप्त नाम, बख्तियार खिलजी, कहते हैं कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है और महत्वाकांक्षा है तो कहीं ना कहीं निकलेगी। ये भीड़ में एक सैनिक की भांति था। कुछ चुने हुए 20 से 25 टुकड़ी का मालिक था सेना में, एक छोटे से पद पे। इसने बिना किसी अनुमति के बंगाल और बिहार के तरफ उसी 20-25 टुकड़ी को साथ में लेकर के घुस गया। और कहा जाता है कि पाल और सेन दोनों वंश को ये अकेले प्राय 20-25 टुकड़ी को मार देता है। वो लोग युद्ध ही नहीं करते, छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको वहां जानकारी हो चुकी होती है कि तुर्क का एक बहुत बड़ा सेना वहां के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर रही है। बख्तियार खिलजी पहुंचते हैं। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में वहां के जो बौद्ध मठ थे, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था बौद्धों का। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया, तोड़ करके वहां आग लगा दिया। बहुत ही ऐसा हत्या वहां पे किया कि जितने भी प्रकार, जो भी साधु संत जो भी मिलता गया, सबको एक काटता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ गया और जा करके बंगाल और बिहार पे कब्जा कर लिया। जब बंगाल बिहार पे कब्जा किया, इसकी जानकारी मिलती है गौरी को या ऐबक को, तो ये क्या करते हैं, कुछ सेना और भेज देते हैं कि एक छोटा सा सेनापति है। इनका उत्साह, तुर्कों का उत्साह जो है वो इतना चढ़ के बोलने लगा कि हमारे मात्र 20-25 टुकड़ी का मालिक छोटा सा पदाधिकारी बड़े बड़े साम्राज्य जीत ले रहा है, मतलब हम सबसे श्रेष्ठ हैं। कुछ सेनाएं और इनको भेज दी जाती है और इसमें ये पगला जाते हैं। इनको लगता है कि अब हम तिब्बत भी जीत लेंगे, और तिब्बत जीतने जाते हैं। भाई हर जगह एक जैसा माहौल नहीं होता, जलवायु का भी अंतर होता है। और ये भूल गए, जब गए थे तो गर्मी था, वहाँ पे गए फंस गए, बर्फ़ था, पड़ गए बीमार, न उधर के रहे न इधर के। इन्हीं के एक जो सेना था, सेना का मुखिया था, इनके बाद था, इनको मार दिया और बंगाल बिहार का राजा बन गया। इनका यहाँ पे काम हो ख़त्म। फिर आते हैं कन्नौज में जब सिक्का ढलवाए गौरी, तो ये गौरी समझ चुके थे कि हम जहाँ पे आक्रमण किए हैं यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम नहीं हैं,
क्योंकि मुस्लिम तो अभी वो लोग बनाएंगे, लोटा थारी गिलास किसी के यहाँ घुस जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे मुसलमान बन जाएंगे, मारने से जान बचाने के रूप में इस्लाम कबूल करवाएंगे, ऐसी स्थिति शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये आए तब यहाँ इस्लाम के लोग कम थे, तो इन्होंने यहाँ के जनता के नस को पकड़ा और जो सिक्का ढलवाया उस पर आकृति देवी लक्ष्मी की बनवाया। देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और एक तरफ देवनागरी लिपि में, मतलब हिंदी में, और लिपि देवनागरी, उसमें लिखवाया मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम लिखवाता है और ये सिक्का जारी कर देता है। अब जब ऐसी स्थिति आने के बाद कोई भी देखेगा तो जो जनता होती है, जनता बहुत मासूम होती है, इसे बेचारे को कुछ नहीं पता होता है कि सही गलत क्या है। इनको लगा कि अरे कोई बाहरी आया है, हमारे देवता की आकृति चला रहा है। अब ये सब नतमस्तक हो गए, जनता ने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार ही नहीं किया, फिर लौट गए गोरी। लौटने के बाद में 1205 में फिर आते हैं और खोखरों के साथ युद्ध करते हैं और ऐबक के सहयोग से खोखरों को पराजित करते हैं। अब खोखर कहाँ पे थे? खोखर एक जंगली लड़ाकू जाति थी, ये बहुत खतरनाक डकैत हुआ करते थे, ये छोड़ते किसी को नहीं थे, अगर जो भी मिलता था बहुत निर्मम हत्या करते थे। तो जब ये कन्नौज और पृथ्वीराज को जीतने के दौर में आए थे, फिर खोखरों ने अपना अत्याचार शुरू कर दिया था। इनको लगा था कि जब गौरी वापस चले गए 94 के बाद, जाने के बाद वो ख्वारिज्म के साथ युद्ध में संलग्न हो गए, तो वहाँ पे लगा कि गौरी मार दिए गए और र्यूमर फैल गया कि गौरी मर गए। तो जो खोखर जातियाँ थीं वो यहाँ पर जो और इस्लाम के लोग थे उनको मारना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही गौरी फिर आते हैं तो 1205 ईस्वी में खोखरों को पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद में फिर वो एक जगह है, दैमक नामक स्थान है, जंगल के पास था, सिंधु नदी के तट पे, वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं। जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तब माना था कि पीछे से कोई आ करके इनका गला काट देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खोखरों ने आक्रमण कर दिया और मोहम्मद गौरी को मार दिया। और माना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि खोखरों ने मार दिया। देखिए, गोरी, गजनी, ये सब आक्रमणकारी लुटेरे हैं, हिंदुस्तान को लूटने आए थे। अगर ये मारे गए तो अच्छा है। खोखरों ने मारा, किसी ने मारा। खोखरों के युद्ध हुआ और ऐबक के सहयोग से विजय हुए, परंतु सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। अब मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र तो था नहीं, कोई पुत्र नहीं था और हिंदुस्तान के सिवा इनका विस्तार कहीं और हुआ नहीं था। गौरी से एक बार पूछा गया था कि आपके कोई पुत्र नहीं है, तो गौरी ने एक शब्द कहा था, कहा कौन कहता है कि मेरे पुत्र नहीं हैं? किसी सुल्तान के 1 या 2 पुत्र हो सकते हैं, हमारे हजारों दास पुत्र हैं जो मेरे न रहने के बाद मेरे साम्राज्य में मेरा नाम रोशन करके रखेंगे। दासों को इसने पुत्र की भांति पाला भी था और उसी में से एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी बहादुरी के साथ मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था।
जब मोहम्मद गोरी 1194 के बाद वापस जाने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूर्वी क्षेत्र यानी कि भारतीय क्षेत्र का सूबेदार बना दिया और समस्त शक्तियां कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और लौट गया। और इसीलिए माना जाता है कि जब उसकी मृत्यु हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कंसंट्रेशन भारतीय उपमहाद्वीप में बनाया और अन्य जो दास थे, जो 4 दास उनके पहले के थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एल्दौज और कुवाचा, ये लोग हिंदू कुश के इस पार रहे, बाकी लोग उधर के, तो उनके इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। कुवाचा, एल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बाद में भारत में एक वंश स्थापित करते हैं, उसका नाम है गुलाम वंश या ममलूक वंश। तो हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जब जब गोरी की मृत्यु हुई, गोरी के मृत्यु के बाद तीन दास गोरी के ऐसे थे, एल्दौज, कुवाचा और ऐबक। इन तीनों में समान महत्वाकांक्षाएं थीं और समान ताकतवर थे, और ऐबक को गोरी ने भारत का सूबेदार बना दिया था। भारतीय क्षेत्र का सूबेदार बना दिया था। तो ध्यान रहे, गोरी का जो क्षेत्र था वो ऐसे था, ये क्षेत्र, यानी कि एक तरफ गजनी वाला पार्ट, दूसरा मुल्तान, और तीसरा भारत। इसको आप अभी ऐसे समझिए, तीसरा भारत। तो जो गजनी वाला पार्ट था ये मिला एल्दौज को, और मुल्तान मिला कुवाचा को, और भारत मिला ऐबक को। जब मैं भारत बोलता हूं तो इसमें पाकिस्तान, लाहौर, ये सब शामिल माना जाएगा। अब गजनी, मुल्तान और भारत, लाहौर, ये 3 गढ़ हुए, लाहौर, गजनी और मुल्तान। इन तीनों में से ऐबक को भारत का जब क्षेत्र मिला, और एल्दौज गजनी की जनता का सपोर्ट था, क्योंकि गजनी ही मेन इन सब का केंद्र था, जड़ यही है। और गोरी ने किसी को कुछ नहीं कहा था, केवल ऐबक को भारत का सूबेदार बनाया था, उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। लेकिन ऐबक ने इन तीनों के लिए अपने स्वामी का जो दिया गया वचन था सूबेदार का, उन्होंने निभाया कि मुझे भारत दिया गया स्वामी के द्वारा, मैं भारत ले लेता हूँ, और आप कुवाचा को मुल्तान और एल्दौज को गजनी, तीनों सहमत हो गए। लेकिन गजनी में एल्दौज ने जब पकड़ मजबूत कर लिया, तब इन्होंने दावा किया कि ये दोनों हमारे अधीन होने चाहिए, क्योंकि गजनी के सत्ता के अधीन ही सब लोग रहते थे। ये बात ऐबक को या कुवाचा को, दोनों को नागवार गुजरी, और कुवाचा चाहता था कि गजनी और भारत पे इसका अधिकार हो,
लेकिन ऐबक ने कभी गजनी और मुल्तान नहीं लेना चाहा। ऐबक गोरी का ऐसा दास था कि जो गोरी कह दे वही इनको मान्य था। ये दोनों निकल गए महत्वाकांक्षी। जब महत्वाकांक्षी निकल गए, अब ऐबक को यहाँ शासन करने देना इन दोनों ने मुश्किल कर दिया। एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दिया एल्दौज ने और कुवाचा ने। यहाँ तक आप समझिएगा, जब यहाँ पे चुनौती खड़ा कर रहे थे तो ऐबक अब क्या करें। तो ऐबक ने कूटनीतिक चाल चली। राजनीति में ताकत से ज़्यादा दिमाग भी होना चाहिए। और पहले लोग कूटनीतिक चाल में वैवाहिक संबंध को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन ये तवज्जो इस्लाम में बहुत कम मायने रखता है। एल्दौज के पुत्री से ऐबक ने विवाह कर लिया। अब ऐबक के पुत्री से विवाह करके एल्दौज को कुछ समय के लिए तो शांत किया ही गया, बचे कुवाचा। अब ऐबक का और एल्दौज का वैवाहिक संबंध हो गया। अब कुवाचा खूब डर गया, इसको लगा दोनों एक हो के हमें मार देंगे। लेकिन ऐबक ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम भी हमारे हो। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह, एल्दौज की पुत्री का विवाह होता है ऐबक के साथ, और ऐबक के बहन का विवाह होता है कुवाचा के साथ। अब ये भी संबंध हो गए। अब कुछ समय के लिए ऐबक ने इन्हें शांत कर दिया। जब इनको शांत कर दिया, अब कुछ और जो है मुस्लिम सरदार थे, उनसे भी नहीं निपटना था। खैर उन्हें बाद में निपटेंगे। और जब इनसे एल्दौज की पुत्री का विवाह स्वयं किए और अपनी बहन का विवाह कुवाचा से करके तीनों के संबंध बनाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं कि यह शुरू से ही बहुत प्रतिभावान था, और जब इसके अपने के द्वारा इसे गुलामी बाजार में बेच दिया गया था तो मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया था। गोरी ने इसे खरीद लिया था, और खरीदने के बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मुस्लिम शासक अपने गुलामों को शिक्षा दीक्षा अपने पुत्र की भांति करते थे, और उनके गुलाम भी पुत्र से बढ़ करके अपना योगदान उनके लिए देते थे। तो बहुत ही छोटे उम्र में और बहुत कम समय में पूरा कुरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद कर लिया था, और इतनी सुरीली आवाज़ में कुरान को ये गाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुरान खां। इसे कुरान खां भी कहा जाता था। और जितना इसे खर्चा मिलता था उसमें से ज़्यादातर ये कहा जाता है कि लाखों में दान कर देता था, इसीलिए इसको कहा गया लाख बख्श। लाख बख्श। इसके अगर इसको कोई हाथी मिलता था तो यह हाथी को भी दान कर देता था। बहुत बड़ा दानी था, इसीलिए इसे कहा गया पील बख्श। ये सब इनके टाइटल्स हैं, इसे याद रखिएगा। कुरान पढ़ने के लिए कुरान खां नाम पड़ा, यानी कि लाख बख्श, और हाथी दान करने के लिए पीर बख्श कहा गया। ये तीन नाम इनको उस दौरान प्राप्त हुए जब ये शासक नहीं थे, एक गुलाम थे, फिर भी इन्हें जनता कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श के नाम से जानती थी। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनते हैं तो अभी ये गुलाम ही हैं,
कहा जाता जब तक गुलामी से मुक्ति उनका स्वामी न दे दे तब तक दास अपने आप को गुलाम ही मानते थे। इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी माना जाता है। कहा जाता है कि इनको 1208 में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन के द्वारा इन्हें दास्ता से मुक्ति दे दिया गया था। ये कौन है गयासुद्दीन? गोरी के भतीजे हैं। गोरी के कोई पुत्र तो था नहीं, तो गोरी के भतीजे गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण करने की अनुमति दे करके स्वतंत्र रूप से शासन करने की आज्ञा दे दी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी भक्ति में इतना लीन था कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। उपाधि नहीं धारण किया। इसने अपने आप को मलिक या सिपह सालार से संतुष्ट रखा। मलिक का मतलब होता है बड़ा पदाधिकारी और सिपह सालार का मतलब होता है साथी। यानी इन्होंने अपने आप को गोरी के उसी संबोधन से संबोधित किया जो कभी गोरी जिस नाम से इन्हें संबोधित किया करते थे। सिपह सालार यानी मलिक और सिपह सालार की उपाधि इन्होंने धारण किया और इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय, पोलो मतलब चौगान, खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। और ध्यान रहे कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, लेकिन इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाया था। ये लाहौर से शासन करते थे और लाहौर से शासन करते समय दिल्ली या अन्य जगहों पर अपना नियंत्रण बनाए रखे थे। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया था। अपने शासन के दौरान, अल्प शासन के दौरान इन्होंने प्रशासनिक कार्य तो किए ही, जनता के हित के लिए भी कार्य किए और साथ ही साथ इन्होंने 3 वास्तुकला के रूप में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कहाँ पे? दिल्ली में। एक दूसरा, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। कहा जाता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पे जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ था। अजमेर में ये भी एक मंदिर का ही अवशेष था जहाँ पे तोड़वा करके बनवाया गया था मस्जिद। और तीसरा, बख्तियार काकी यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत थे। इनके सम्मान में इन्होंने एक कुतुब मीनार की नींव रखी।
कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखा। इसे पूरा करेंगे भी अगले शासक इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में और कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखा। अब जब इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, तब अमीरों के द्वारा ये माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 बेटियां थीं। और कुछ लोगों का कहना है कि इनका एक पुत्र था आराम शाह। माना जाता है कि आराम शाह इनका पुत्र नहीं था, बस कुछ अमीरों ने आराम शाह को 1210 ईस्वी में शासक बना दिया था। लेकिन यह एक विलासी और कमज़ोर शासक था। कमज़ोर शासक था। अब अमीरों को लगा कि अभी नया नया इस्लामिक देश बनाए हैं हम, नया नया एक वंश की स्थापना किए हैं, राज्य बनाए हैं, और अगर यह अभी से एक विलासी शासक आ जाएगा तो जो छोटे छोटे अलग अलग हिंदू राजा थे वो इस पे हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, मार के भगा देंगे। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था इल्तुतमिश, और ऐबक ने इसे बदायूं का गवर्नर बनाया था। साथियों, इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सशक्त व्यक्ति था। जब ये छोटा था तो इसके अन्य कई भाई बहन थे। माना कुछ एक जगह तो लिखा है कि 10 से 12 भाई बहन थे, जिसमें सबसे खूबसूरत यही था। तो और भाई बहन इससे नफरत करने लगे थे। तो इनके भाइयों ने इनको चुपके से दास मार्केट में ले जा कर के बेच दिया था। और ये इतने जगह बिका था बाल्यावस्था में कि बिकते बिकते एक बार ये गजनी के बाजार में पहुंचा और मोहम्मद गोरी ने इसे खरीदने की जब इच्छा जताई तो इसके बेचने वाले ने कुछ ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया कि गोरी ने इसे पूरे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब इल्तुतमिश को बेचने पर प्रतिबंध लग गया तब इसको ले जाया गया अलग, लेकिन तब इसकी बिक्री की नज़र कुतुबुद्दीन ऐबक की पड़ी इसके ऊपर। और ऐबक दास था गोरी का, और बिना गोरी के अनुमति के कोई दास अपना दास नहीं बना सकता था। लेकिन यदि उसकी स्वामी की एक जो ये प्रथा थी, ये बहुत बेहतर प्रथा थी। मुझे इस्लाम में कुछ भी अच्छा लगा तो यही लगा इन शासकों का कि अपने दासों को बड़ी इज्जत करते थे। ऐबक ने गोरी से पूछा कि क्या एक दास की बिक्री हो रही है, क्या मैं खरीद सकता हूँ? तो गोरी ने कहा ऐबक से कि गजनी में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा है, इसको आप दिल्ली ले जाओ और वहाँ पे खरीद लो। तो फिर दिल्ली में बेचने के लिए दिल्ली लाया गया और दिल्ली में ऐबक ने इसे खरीदा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इल्तुतमिश को खरीदा तो ये दास बना। और कहा जाता है कि जब चंदावर वहाँ पे कन्नौज में चंदावर का युद्ध हो रहा था 1194 में, तो उसमें गोरी ने इल्तुतमिश की प्रतिभा को देखा था और इसके प्रतिभा को देखते हुए और इसके सहयोग की सराहना करते हुए गोरी ने ऐबक से कहा कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो
और इसको सम्मान दो, इसको बराबर का हक देना, एक दिन ये तुम्हारा परचम लहराएगा। उसी समय, उसी क्षणिक मात्र में समय लगाए ऐबक ने इल्तुतमिश को बुला करके और दास्ता से मुक्त कर दिया था। और दास्ता से मुक्त करने के बाद में बदायूं का गवर्नर बनाया था और अपने पुत्री का विवाह भी कर दिया था। अपने पुत्री का विवाह भी कर दिया था। तो अब ये बदायूं का गवर्नर है। तो बदायूं के गवर्नर को यहाँ के अमीरों ने, लाहौर के अमीरों ने इल्तुतमिश को बुलाया और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की बात कही, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश सबसे सूझबूझ वाला गवर्नर था। कई बार अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुका था और सभी अमीर जानते थे कि अगर इल्तुतमिश शासक बनता है तो ये सत्ता भारत में मजबूत बन पाएगी, अदरवाइज उखाड़ के फेंक दी जाएगी। अब इल्तुतमिश पहुंचता है और आराम शाह से छोटा मोटा युद्ध होता है, आराम शाह को मार दिया जाता है और 1210 ईस्वी में ही मात्र 8 माह ही आराम शाह शासक बन के रहते हैं। बाद में इल्तुतमिश शासक बन जाते हैं और इल्तुतमिश अब आते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे अब इल्तुतमिश के बारे में। यानी जब इल्तुतमिश आ जाते हैं, अब शासन करेंगे इल्तुतमिश। साथियों, इल्तुतमिश के बारे में हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक हम जो गुलाम वंश है, यानी जो तुर्की थे, गोरी के आने के बाद भारत में सल्तनत काल के कितने वंश ने शासक किया, किस तरह से, वो मैं आपको एक हायरार्की बता देता हूँ। यानी कि तुर्क, यानी सल्तनत काल। ये 1206 से लेकर के 1526 तक शासन करते हैं। इसमें से 5 वंश शासन करते हैं। 5 वंश। पहला वंश गुलाम वंश, इसे ममलूक कहा जाता है। ममलूक वंश भी जो शासन करते हैं 1206 से 1290। दूसरे हैं खिलजी वंश, जो शासन करते हैं 1290 से 1320। ये 84 वर्ष। ये 30 वर्ष। और तीसरे हैं तुगलक वंश, जो शासन करते हैं 1320 से 1414, यानी 94 वर्ष। और चौथे हैं सैयद वंश, जो शासन करते हैं 14 से 1451, यानी 36 वर्ष। और पांचवें और अंतिम हैं लोदी वंश, जो शासन करते हैं 1451 से 1526, यानी कि सर्वाधिक समय तक शासन कौन करता है सल्तनत में? सर्वाधिक समय तक शासन करते हैं तुगलक,
94 वर्ष ये पूछा गया प्रश्न है। और सबसे कम समय तक शासन करते हैं खिलजी, केवल 30 वर्ष। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का क्लास और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।